सलाम मसनून, आदाब। नूरी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल किया जाता है। आज के इस ख़ास एपिसोड में उर्दू ज़बान की इब्तिदा के मुतालिक जितने भी नज़रियात हैं उनको हम एक साथ आपके सामने पेश करने की कोशिश करेंगे। जैसे दक्कन में उर्दू का नज़रिया किसने पेश किया और इस ज़िम्न में उन्होंने क्या दलाइल दिए हैं। सिंध में उर्दू की पैदाइश का नज़रिया पेश करने वाले मुहक्किक का नाम क्या है और उनके दलाइल कौन कौन से हैं। इसी की तरह दिल्ली और पंजाब में भी उर्दू की पैदाइश का नज़रिया बयान किया गया है। उनके मुहक्किकीन की क्या आरा रही है, क्या ख्यालात है, क्या नज़रियात है। इन तमाम ही आरा और ख्यालात को आज के इस लेसन में हम आपके सामने पेश करने वाले हैं। मुमकिन है इब्तिदाई मालूमात आपको बोझल मालूम हो, लेकिन जैसे जैसे आप लेसन को सुनते जाएंगे तो उर्दू ज़बान की पैदाइश के मुतालिक आपकी कंफ्यूजन दूर होती चली जाएगी और यूपीएससी उर्दू ऑप्शनल में जो इख्तियारी मजमून उर्दू है, साथ ही साथ नेट एग्जाम हो, सेट हो, पेट हो या रेट हो या फिर सीटैट हो, टीटी हो, इन तमाम ही इम्तिहानात में उर्दू ज़बान के मुतालिक या उर्दू ज़बान की पैदाइश के मुतालिक जितने भी क्वेश्चंस होंगे, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आप उन क्वेश्चन को समझकर हल करने की पोजीशन में आ जाओगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन, जो कि बेस्ड है उर्दू ज़बान की तारीख के हवाले से। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि उर्दू जो है वो एक हिंदुस्तानी ज़बान है जो कि बहुत ही आला मियार की ज़बान है और उर्दू को हिंदुस्तान की 6 रियासतों में दफ्तरी ज़बान की हैसियत हासिल है। जी हाँ, उर्दू को हिंदुस्तान की 6 रियासतों में दफ्तरी ज़बान की हैसियत हासिल है। इसी के साथ जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, जो संविधान है, जो भारत का आइन है, उसके मुतालिक उसमें जो 22 दफ्तरी ज़बान है उसमें उर्दू को शामिल किया गया है। और अगर बात की जाए सेंसस की तो 2001 की मर्दमशुमारी के मुताबिक उर्दू को बतौर मादरी ज़बान के 5% हिंदुस्तानी लोग बोलते हैं। यानी पूरे हिंदुस्तान में जितने भी बाशिंदे हैं उनमें 5% अफराद उर्दू ज़बान को मादरी ज़बान के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इस एंगल से देखा जाए तो हिंदुस्तान की 6ठी बड़ी ज़बान उर्दू है। जी हाँ, बड़ी ज़बानों में 6ठा नंबर उर्दू का आता है पूरे हिंदुस्तान में। और तारीखी एतबार से देखा जाए तो उर्दू ज़बान एक मजहब से वाबस्ता है, यानी कि मुस्लिम आबादी कसरत के साथ उर्दू ज़बान को बोलती हुई नजर आती है हिंदुस्तान में। उसके बाद उर्दू ज़बान को जो पहचान और तरक्की मिली उसके असबाब पर हम गौर करते हैं तो हमें मालूम होता है कि जब बरतानवी दौर में अंग्रेज हुक्मरानों ने फारसी की बजाय अंग्रेजी के साथ शुमाली हिंदुस्तान के इलाकों, यानी जो हिंदुस्तान का ऊपरी हिस्सा है, जो शुमाली हिस्सा है, यानी जम्मू और कश्मीर में सन 1846 और पंजाब में सन 1849 में उर्दू ज़बान को फारसी की बजाय अंग्रेजी के साथ उर्दू ज़बान को दफ्तरी ज़बान के नाफिज कर दिया। यानी पहले फारसी ज़बान का गलगला था, फारसी ज़बान का डंका और शोरा हुआ करता था, मगर सन 1846 में जम्मू और कश्मीर में और सन 1849 में पंजाब में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फारसी की बजाय उर्दू को दफ्तरी ज़बान, यानी जो हुकूमत के काम काज होते हैं, जो डॉक्यूमेंट्री वर्क होते हैं, जो पेपर्स होते हैं, उसको उर्दू में राइज करने का ऐलान कर दिया था। इसके अलावा खलीजी, यूरोपी और एशियाई और अमरीकी इलाकों में, यानी खलीजी ममालिक है, यूरोपीय ममालिक है, एशियाई ममालिक है और अमरीकी इलाकों में उर्दू बोलने वालों की एक बड़ी तादाद आबाद है। अब तक हम बात कर रहे थे हिंदुस्तान की, जहां पर 5% लोग उर्दू बोलते हैं, लेकिन इसी के साथ साथ खलीजी ममालिक में, यूरोपीय ममालिक में, एशियाई ममालिक में और अमरीकी इलाकों में उर्दू बोलने वालों की एक बड़ी तादाद
آباد ہے جو بنیادی طور پر جنوبی ایشیا سے کوچ کرنے والے اہل اردو ہے۔ 1999 کے اعداد و شمار کے مطابق اردو زبان کے مجموعی متکلمین کی تعداد 10 کروڑ 60 لاکھ کے لگ بھگ تھی، یعنی جو آج سے اگر 20 سال پہلے کی بات کی جائے 1999 میں اردو بولنے والوں کی ایک تعداد نکالی گئی تھی، ایک آنکڑا نکالا گیا تھا، ایک سروے کیا گیا تھا، تو اس وقت پوری دنیا میں 10 کروڑ سے زیادہ لوگ اردو زبان بولا کرتے تھے۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ دنیا کی 9ویں بڑی زبان ہو جاتی ہے۔ تو یہ مقام ہے اردو کا، یہ اہمیت ہے اردو کو کہ اردو صرف مہاراشٹر ہی میں نہیں، صرف ہندوستان ہی میں نہیں، صرف ایشیا ہی میں نہیں، بلکہ ایشیائی ممالک کے ساتھ ساتھ یورپ میں، USA میں اور خلیجی ممالک میں ڈنکے کی چوٹ پر بولی جاتی ہے۔ اردو کا بعض اوقات ہندی کے ساتھ موازنہ کیا جاتا ہے، یعنی جو موازنہ کیا جاتا ہے اردو کا وہ بعض مرتبہ ہندی کے ساتھ کیا جاتا ہے، لیکن کچھ بنیادی فرق ہے، کچھ ڈفرنس ہے، اسے ہم جان لیتے ہیں۔ اردو اور ہندی میں بنیادی فرق یہ ہے کہ اردو نستعلیق رسم الخط میں لکھی جاتی ہے، یعنی اردو کو جو لکھنے کا طریقہ ہے وہ خط نستعلیق ہے۔ بہت سارے خط اردو میں بھی رائج ہے، لیکن بنیادی طور پر ہم جو خط استعمال کرتے ہوئے خط نستعلیق ہے، یعنی جو آپ کو ابھی اسکرین پر لکھی ہوئی اردو نظر آ رہی ہے، جو رسم الخط ہے یہ خط نستعلیق ہے، اور عربی اور فارسی الفاظ استعمال کرتی ہے۔ یعنی پہلا فرق کیا ہے کہ ہم خط نستعلیق میں لکھتے ہیں، اس کے بعد عربی کے اور فارسی کے الفاظ کثرت کے ساتھ اردو میں استعمال ہوئے ہیں، جبکہ ہندی زبان دیوناگری رسم الخط میں لکھی جاتی ہے، اور اس میں عربی اور فارسی کے نہیں بلکہ سنسکرت کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ کچھ ماہرین لسانیات اردو اور ہندی کو ایک ہی زبان کی دو معیاری صورتیں گردانتے ہیں، یعنی زبان ایک ہی ہے لیکن ان کی دو معیاری صورتیں الگ الگ ہے۔ پہلی صورت کا نام اردو ہے، دوسری صورت کا نام ہندی ہے، مگر دیگر ماہرین ان دونوں کو معاش اللسانی تفرقات کی بنیاد پر الگ الگ سمجھتے ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہندی اردو سے نکلی ہے۔ جی ہاں، بہت سارے ماہرین جو لسانیات کے ماہرین ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ جو ہندی زبان ہے وہ اردو زبان سے نکلی ہے۔ اس طرح اگر اردو اور ہندی زبان کو ایک سمجھا جائے تو یہ دنیا کی چوتھی بڑی زبان بن جاتی ہے۔ ابھی ہم نے آپ سے کہا تھا کہ خلیجی ممالک میں، یورپی ممالک میں، ایشیائی ممالک میں اور امریکہ کے علاقوں کو ملا لیا جائے تو یہ دنیا کی 9ویں بڑی زبان بن جاتی ہے، مگر ماہرین لسانیات کے ان مذکورہ دلائل کو تسلیم کر لیا جائے، ہندی اور اردو کو ایک زبان سمجھ لیا جائے تو اردو دنیا کی چوتھی بڑی زبان کا درجہ حاصل کر لیتی ہے۔ اردو زبان باوجود دنیا کی نئی زبانوں میں سے ہونے کے باوجود اپنے پاس معیاری اور وسیع ذخیرہ ادب رکھتی ہے۔ یہی اس کی خاص بات ہے کہ اس کا عرصہ بھلے ہی محدود ہو لیکن ایک بلند بالا معیار ہے، وسیع ذخیرہ ادب ہے، الفاظ کا انبار ہے، شیرینی ہے، جاذبیت ہے، اٹریکٹیو پن اس میں پایا جاتا ہے۔ خاص کر جنوبی ایشیائی زبانوں میں اردو اپنی شاعری کے حوالے سے جانی جاتی ہے۔ اب اردو کے حوالے سے کچھ بنیادی نالج ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اردو کس زبان سے یہ لفظ اخذ کیا گیا ہے۔ یہ ایک ترکی زبان کا لفظ ہے اردو، یعنی ہم کیسے لکھتے ہیں الف را دال واو، لیکن ترکوں میں اردو اس طرح سے لکھتے ہیں الف واو را دال واو، جس کے معنی ہوتے ہیں لشکر کے، فوج کے۔ تو ترکی زبان کا جو لفظ ہے اردو یا پھر اردہ، اسی سے لفظ نکلا ہے اردو۔ اب اسے ترکی زبان میں کیوں اردو زبان کو اردو کہا جاتا تھا یا اردہ کہا جاتا تھا؟ تو جیسے کہ ابھی ہم نے بتایا اس کے معنی لشکر یا فوج کے ہوتے تھے، تو عام طور سے پہلے جو فوج کے افراد تھے انہوں نے اس زبان کو بولنا
شروع کیا. یعنی یہ لشکری زبان تھی, یہ فوج کی زبان تھی, یہ کیمپ کی زبان تھی, یہ کنارے رہنے والے باشندوں کی زبان تھی, یہ شہری زبان نہیں تھی. اسے سرحد کے لوگ بولا کرتے تھے, اسے فوج کے لوگ بولا کرتے تھے. لیکن یہ کس قدر سالڈ بات ہے, یہ کس قدر اہم بات ہے کہ جو زبان پہلے بازاری تھی, جو زبان پہلے لشکری تھی, جو زبان پہلے سرحدی تھی, جو زبان پہلے فوجی کیمپ میں بولی جاتی تھی, اس نے اپنے معیار کا لوہا اس طرح منوایا کہ شاہی روزنامچے اردو زبان میں لکھے جانے لگے. پہلے بادشاہوں کی زبانیں پرشین لینگویج ہوا کرتی تھی, مگر اردو کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کے پیش نظر فارسی کو دفتری زبان سے خارج کر دیا گیا اور اردو کو نافذ کر دیا گیا. یہ اردو کے حوالے سے بہت ہی تاریخی حقیقت ہے, بہت ہی بڑی بات ہے کہ اردو نے بہت ہی کم سمے میں اپنا لوہا کس طرح سے منوایا تھا. ترک زبان سے اردو میں بہت کم الفاظ آئے ہیں. عرب ترک الفاظ اردو میں پہنچ کر فارسی قسم کے بن گئے ہیں. اب ترکی کے جو الفاظ ہیں جب اردو میں آئے تو فارسی قسموں کے بن گئے. کیسے؟ جیسے آپ اس تا کو دیکھیے, جب ہم اس گول تا کو استعمال کرتے ہیں تو وہ قاعدے کے مطابق ہا میں تبدیل ہو جاتا ہے. جیسے تائے مربوطہ, جب ہم اس کو استعمال کرتے تو وہ گول ہا بن جاتا ہے, یعنی تے کو ہا میں بدل دیا جاتا ہے. عربی کا اس خطے میں عمل دخل اس وقت شروع ہوا جب پہلے 1000 سال کے آخری دور میں عربوں نے بر صغیر کے کچھ علاقوں میں بطور فاتح قدم جمایا, جبکہ کچھ صدیوں بعد وسطی ایشیا کے افغان, ترک, فارسی متکلم بادشاہوں نے فارسی زبان کو اس خطے میں متعارف کرایا. ان بادشاہوں میں سلطان محمود غزنوی قابل ذکر ہے. دلی کی ترک افغان سلطنت نے سب سے پہلے فارسی کو شمالی ہندوستان کی دفتری زبان قرار دیا. پھر ان کی پیروی کرتے ہوئے مغلوں نے بھی اسے 16ویں سے 18ویں صدی تک اسی حالت میں برقرار رکھا, قائم رکھا, جاری رکھا. یوں صدیوں تک فارسی زبان نے جنوبی ایشیا میں اپنے قدم مضبوطی سے جمائے رکھے. اس طرح اس نے ہندوستان کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا. یعنی یہاں پر رائٹر کیا بولنا چاہ رہے ہیں کہ عربی کا اس خطے میں عمل دخل اس وقت شروع ہوا جب پہلے 1000 سال کے آخری دور میں, یعنی سن عیسوی 1000 میں عربوں نے بر صغیر کے کچھ علاقوں میں بطور فاتح قدم جمایا. آپ اس کے لیے تاریخ کو پڑھیے. یہاں پر محمد بن قاسم آئے ہیں, یہاں پر محمود غزنوی آئے ہیں, یہاں پر گوری آئے ہیں. الگ الگ دور میں الگ الگ فاتحین, الگ الگ حکمراں, الگ الگ سلاطین نے ہندوستان کو اپنی آماج گاہ بنایا ہے. ایک بڑی تاریخ ہے. بدیل بن طیفہ آئے ہیں, عبداللہ بن نبھان آئے ہیں, اور پھر خلیفہ عبد الملک بن مروان کے دور میں ایک پورا قافلہ آیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہاں پر صحابہ کرام بطور تجارت کے کیرلا کی مالابار ساحل پر تشریف لائے ہیں. تو ایک وسیع تاریخ ہے, آپ اس کو پڑھیے. تو پہلے 1000 سال میں یعنی عیسوی 1000 میں جب عربوں کے اور بر صغیر کے باشندوں کے تعلقات وسیع ہوتے گئے, مراسم مضبوط ہوتے گئے, تو یہاں پر فارسی زبان کا آغاز ہوا, جسے جو دلی کی ترک افغان سلطنت تھی اس نے ہندوستان کی دفتری زبان بنا دیا, اور اسی دفتری زبان کو مغلوں نے 16ویں سے 18ویں صدی تک کے قائم رکھا. اردو زبان کو ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ خاص کیا جاتا ہے, اور اسی حوالے سے کئی نظریات بھی قائم کیے گئے ہیں. جیسے ممتاز محقق حافظ محمود شیرانی کے نزدیک یہ زبان محمود غزنوی کے ادوار میں پنجاب میں پیدا ہوئی. دیکھیے پہلا نظریہ نکل کر سامنے آ رہا ہے کہ حافظ محمود شیرانی کے نزدیک یہ زبان محمود غزنوی کے دور میں پنجاب میں پیدا ہوئی, جب فارسی بولنے والے سپاہی پنجاب میں بس گئے. اب آپ پنجاب دیکھ رہے ہوں گے,
और आज का मैप आपकी निगाहों के सामने हिंदुस्तान का आ रहा होगा, पंजाब का वो खित्ता आ रहा होगा। लेकिन ये जिस पंजाब की बात की जा रही है, ये आज का पंजाब नहीं है। इसमें सिंध के इलाके शामिल थे, इसमें सरहदी सूबे के इलाके शामिल थे। जैसे जैसे हमारा ये लेसन आगे बढ़ता जाएगा, आप पंजाब की सरहदों को अपनी आंखों के सामने महसूस करोगे और उर्दू के निकलने वाले नजरियात पर आपकी कमान मजबूत से मजबूत तर होती चली जाएंगी। तो हाफिज महमूद शेरानी का यह मानना था कि महमूद गजनवी के जो फौजी थे, जब वो पंजाब में रहने लगे, बसने लगे, तो यहां पर पर्शियन लैंग्वेज से उर्दू जबान की पैदाइश अमल में आई। उनके नजदीक, यानी महमूद शेरानी के नजदीक, ये फारसी मुतकल्लिमीन यानी फारसी बोलने वाले 200 सालों तक दिल्ली फतेह करने से पहले वहां आबाद रहे। यानी दिल्ली फतेह होने से पहले तक 2 सदियों तक, 200 सालों तक इनके सिपाही पंजाब में मौजूद रहे, पंजाब में आबाद रहे। इस तरह पंजाबी और फारसी जबानों के इख्तिलाफ से, दोनों जबानों के मेल मिलाप से उर्दू जबान का वजूद हुआ, उर्दू जबान का जन्म हुआ। फिर एक आध सदी बाद जब इस नई जबान का अदगुंदा खमीर दिल्ली पहुंचा, तब वहां इसने मुकम्मल जबान की सूरत इख्तियार किया। वो दिल्ली किस तरह पहुंचा कि दिल्ली फतेह हुई और फिर यहाँ के सिपाही, यहाँ के लश्कर के अफराद दिल्ली में काबिज हो गए। तो फिर दिल्ली में जाकर उसने मुकम्मल जबान की सूरत इख्तियार की। इस हवाले से उन्होंने पंजाबी और उर्दू जबान में कई मुमासलतें भी पेश की है, कई यकसानियत उन्होंने पेश की है पंजाबी और उर्दू जबान में, और ये दलील पेश की है कि उर्दू पंजाब में पैदा हुई है। ये उनका नजरिया था। शेरानी के इस नजरिए को पंजाब में उर्दू नामी मकाले में लिखा गया है। ये उनकी बड़ी अहम किताब है। मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि एक मर्तबा आप इस किताब को जरूर पढ़ ले। तो पंजाब में उर्दू नामी किताब में शेरानी साहब ने इस नजरिए को लिखा है, जिसने उर्दू जबान दानों में काफी शोहरत पाई है और आज वो निसाब का हिस्सा भी है। और इसी को देखकर बहुत से मुहक्किकीन ने मुसलमानों की आमद से उर्दू के आगाज को जोड़ना शुरू किया। इस तरह दक्कन में उर्दू, गुजरात में उर्दू, सिंध में उर्दू, बंगाल में उर्दू, हत्ता के बलूचिस्तान में उर्दू के नजरियात भी निकलकर हमारे सामने आए हैं। बरतानवी राज में फारसी की बजाय हिंदुस्तानी को फारसी रस्मुल खत में लिखा जाता था। यानी फारसी रस्मुल खत में फारसी के बजाय हिंदुस्तानी को फारसी रस्मुल खत में लिखा जाता था। अब ये हिंदुस्तानी क्या है? हमारा सबक जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, हिंदुस्तानी, हिंदवी, रेख्ता, लश्करी, दहलवी, उर्दू, इसके जो पसे पर्दा राज है वो मुनकशिफ होते चले जाएंगे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के दौर में फारसी के बजाय हिंदुस्तानी जबान को फारसी रस्मुल खत में लिखा जाता था और हिंदू मुस्लिम दोनों इस पर अमल करते थे। यानी ये किसी मजहब की जबान नहीं थी, बल्कि हिंदू भी और मुस्लिम भी दोनों पर्शियन स्क्रिप्ट में हिंदुस्तानी जबान को लिखते थे। लफ्ज उर्दू को शायर गुलाम हमदानी मुसहफी ने 1780 के आसपास सबसे पहले इस्तेमाल किया। अगर आपसे यह क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले लफ्ज उर्दू किसने इस्तेमाल किया, तो शायर गुलाम हमदानी मुसहफी ने सबसे पहले लफ्ज उर्दू को इस्तेमाल किया। लफ्ज उर्दू तुर्क जबान से निकलकर आया है, उर्दू या उर्दा से, जिसके माना होते हैं लश्कर के या फौज के। इसे कब इस्तेमाल किया गया? तो सन 1780 के आसपास लफ्ज उर्दू का इस्तेमाल हुआ। 13वीं से 18वीं सदी तक उर्दू को आमतौर पर हिंदी के नाम से पुकारा जाता रहा है। अब आपने इससे पहले महसूस किया कि सन ईस्वी 1000 साल के बाद से पर्शियन लैंग्वेज को लागू कर दिया गया मुख्तलिफ हुक्मरानों के दौर में, और फिर जो दिल्ली की तुर्क सल्तनत थी उसने उसे दफ्तरी जबान बना दिया। फिर मुगलों ने उसे 16वीं से 18वीं सदी तक कायम रखा। लेकिन यहां तो 1780 यानी 18वीं सदी की बात की जा रही है। तो फिर 18वीं सदी से पहले
उर्दू किस नाम से याद की जाती थी, उर्दू को क्या कहकर पुकारा जाता था, तो उसी गृह को यहां पर खोला जा रहा है कि उर्दू को 13वीं से 18वीं सदी तक, क्योंकि सन 1780 में पहली दफा इस्तेमाल हुआ, तो इससे पहले उर्दू को हिंदी के नाम से पुकारा जाता था। इसी तरह इस जबान के कई दूसरे नाम भी थे, जैसे हिंदवी, रेख्ता, दहलवी, लश्करी, हिंदुस्तानी, ये सब जबान उर्दू ही के थे। उर्दू इसी तरह इलाकाई जबान बनी रही। फिर सन 1837 में फारसी के बजाय इसे अंग्रेजी के साथ दफ्तरी जबान का दर्जा दिया गया। आप देख सकते हैं आज के दौर में जो दफ्तरी जबान है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, आप किसी भी नोट को उठाइए और पीछे जो 14 जबानें आपको नजर आएंगी, जैसे 100 की नोट, तो 100 रुपया जो लिखा होता है वो दफ्तरी जबान कहलाती है, तो उसमें उर्दू भी शामिल है और ये भारतीय आइन में भी शामिल है। इसीलिए उर्दू जबान में यूपीएससी में जो जबान का पेपर होता है उसमें उर्दू जबान भी शामिल की गई है और उर्दू को बतौर ऑप्शनल सब्जेक्ट के भी हम ले सकते हैं। इसके हवाले से मजीद लेक्चर चैनल पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। उर्दू जबान को बरतानवी दौर में अंग्रेजों ने तरक्की दी ताकि फारसी की अहमियत को खत्म किया जा सके। उर्दू को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तरक्की दी, जैसे फोर्ट विलियम कॉलेज बनाया गया कलकत्ता में, लॉर्ड वेल्लेस्ली के जरिए से। जॉन गिलक्रिस्ट उसके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, उन्होंने खुद हिंदुस्तानी लुगत नामी किताबें लिखी, ग्रामर के हवाले से उन्होंने बहुत सारी कोशिशें की। मीर अमन दहलवी है, हैदर बख्श है, बहुत सारे राइटर जिन्होंने वहां पर अपनी खिदमत अंजाम दी है, उस पर भी लेक्चर अवेलेबल है, आप जाकर चैनल में देख सकते हैं। सलाम मसनून, आदाब। नूरी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल किया जाता है। कल हमने उर्दू ज़बान की इब्तिदा के मुतालिक नज़रियात पर पहला लेसन आपके सामने पेश किया था, जिसमें हमने इन तमाम बातों की वजाहत की थी कि उर्दू हिंदुस्तान की एक म्यारी ज़बान है और हिंदुस्तान की 6 रियासतों में इसे दफ्तरी ज़बान का दर्जा हासिल है। साथ ही साथ ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी शामिल है। 5% से ज़ायद लोग हिंदुस्तान में उर्दू ज़बान का इस्तेमाल करते हैं। हिंदुस्तान के अलावा खलीजी ममालिक, यूरोपीय ममालिक, एशियाई ममालिक और अमेरिका के मुख्तलिफ इलाकों में एक बड़ी तादाद उर्दू बोलने वालों की पाई जाती है। 1999 के आदाद और शुमार के मुताबिक 10 करोड़ से ज़ायद लोग उर्दू ज़बान को बतौर मादरी ज़बान के इस्तेमाल करते हैं। अगर उर्दू और उर्दू और हिंदी ज़बान को एक ज़बान तस्वुर कर लिया जाए तो ये दुनिया की चौथी बड़ी ज़बान का दर्जा हासिल कर लेती है। उर्दू के क्या माना है? उर्दू लफ्ज़ किस ज़बान से निकलकर आया है? तो ये तुर्क ज़बान का लफ्ज़ है उर्दू या उर्दा। इसकी मुख्तलिफ तशरीहात हमने पहले के लेसन में पेश कर दी है, ये सिर्फ सरसरी खुलासा है। उसके बाद हाफिज महमूद शेरानी ने पंजाब में उर्दू का नजरिया पेश किया, उसके क्या दलाइल है उस पर हमने सैर हासिल गुफ्तगू की थी। शायर गुलाम हमदानी मुसफ़ी ने सन 1780 में सबसे पहली मर्तबा लफ्ज़ उर्दू का इस्तेमाल किया है। उससे पहले 13वीं से 18वीं सदी के दरमियान उर्दू को कभी हिंदी, कभी हिंदवी, कभी हिंदुस्तानी, कभी रेख्ता, कभी लश्करी और कभी दहलवी ज़बान से याद किया जाता रहा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेकंड पार्ट, जिसका उन्वान है भारत में उर्दू। इस लेसन में मुख्तलिफ आरा और ख्यालात को हम देखने की कोशिश करेंगे। कल के लेसन में बहुत सारी कमेंट्स हमें देखने को मिली, जिसमें कुछ लोगों का ये मानना है कि कुछ ख्यालात बाकी रह गए हैं। जी हाँ, ये एक बहुत ही वसी और अरीज उन्वान है जिस पर मुहक्किकीन ने दर्जनों किताबें तहरीर फरमाई है। तो 20 से 25 मिनट में उन तमाम आरा और ख्यालात को यकजा कर देना ये मुमकिन नहीं है। हम यहाँ पर बुनियादी बातें आपके सामने पेश कर रहे हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए और आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सवालात के जवाब देने के लिए एलिजिबल हो जाए। अगर आप इन अनावीन पर सैर हासिल मुताला करना चाहते हैं तो आपको बराह रास्त किताबों से इस्तेफादा करना होगा। एक कमेंट ये भी की गई कि आप जो लेसन पढ़ा रहे हो
उसकी PDF फाइल भी हमें अवेलेबल करा दी जाए। तो हमारी वेबसाइट का काम जारी है। अगर मुमकिन हुआ तो दोनों लेसन की PDF फाइल की लिंक इंशाल्लाह ताला मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप हमारी वेबसाइट से जाकर पूरी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। एक और बात, अगर मुमकिन रहा ये लेसन 3, 4 या 2 की तादाद में शायद अपलोड किए जाए तो कंप्लीट होने के बाद एक कंपाइल वीडियो, कंप्लीट वीडियो वो 1 से 2 घंटे की होंगी, उसे भी हम एक फाइल बनाकर अपलोड कर देंगे अपने चैनल पर। अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, जिन लोगों ने कर लिए वो औरों को सजेस्ट करें। हिंदुस्तान में उर्दू उन जगहों में बोली और इस्तेमाल की जाती है जहां मुसलमान अक़लियती आबाद है या वो शहर जो माजी में मुसलमान हाकिमीन के मरकज रहे हैं। देखिए ये बात क्यों कही जा रही है, उसका लब्बे-लुबाब, उसका खुलासा हम इससे पहले के लेसन में पेश कर चुके हैं। मुसलमान हिंदुस्तान में अक़लियत में है, बावजूद इसके कई करोड़ अफराद उर्दू जबान का इस्तेमाल करते हैं। उसमें कोई भेदभाव नहीं है, उसमें मजहब से कोई राबता नहीं है। बेशक मुसलमान उर्दू को कसरत के साथ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में ये वो जबान है जिसका इस्तेमाल हर मजहब का बाशिंदा करता हुआ नजर आता था और आ रहा है। अगर हिंदुस्तान में बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के जो इलाके, खुसूसन लखनऊ में उर्दू ज्यादा बोली जाती है। गहवारा इल्म अदब लखनऊ को कहा जाता है। इसी तरह दिल्ली, भोपाल, हैदराबाद, बेंगलोर, कोलकाता, मैसूर, पटना, अजमेर, अहमदाबाद, भटकल, ये वो तमाम इलाके जहां पर कसरत के साथ उर्दू जबान बोली जाती है। कोलकाता ये वेस्ट बंगाल का एक शहर है जहां पर उर्दू जबान को दूसरी हुकूमती जबान का दर्जा हासिल है। कुछ हिंदुस्तानी मदरसे उर्दू को पहली जबान के तौर पर पढ़ाते हैं। उनका अपना एक सिलेबस है, खाका निसाब और तरीके इम्तिहान है। हिंदुस्तानी दीनी मदरसे अरबी और उर्दू में तालीम देते हैं। जुनूबी एशिया से बाहर उर्दू जबान खलीज फारस और सऊदी अरब में जुनूबी एशियाई में मजदूर मुहाजिर बोलते हैं। ये जबान बरतानिया, अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, नॉर्वे और ऑस्ट्रेलिया में मुकीम जुनूबी एशियाई मुहाजिरीन बोलते हैं, यानी जिन्होंने हिंदुस्तान से हिजरत की है या एशिया से हिजरत की है। उर्दू भारत की सरकारी जबानों में से एक जबान है। ये भारतीय रियासतें आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, झारखंड, दारुल खिलाफा दिल्ली की सरकारी जबान है। इसके अलावा महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब और राजस्थान वगैरह रियासतों में बड़ी तादाद में उर्दू जबान बोली जाती है। भारतीय रियासत मगरबी बंगाल ने भी उर्दू को दूसरी सरकारी जबान का दर्जा दे रखा है। उर्दू जबान के हवाले से जो मुख्तलिफ नजरियात है उस पर हम बात कर लेते हैं। उर्दू की इब्तिदा व आगाज के बारे में कई मुख्तलिफ व मुतजाद नजरियात मिलते हैं। ये आपस में इस हद तक मुतजाद है कि एक इंसान चकरा कर रह जाता है। उन मशहूर नजरियात में एक बात मुश्तरक है कि उनमें उर्दू की इब्तिदा की बुनियाद बर्र सगीर हिंदो पाक में मुसलमान फातिहीन की आमद पर रखी गई। अब इसका क्या खुलासा है, क्या वजह है, वो हम इससे पहले के लेसन में पेश कर चुके हैं कि पंजाब में, सूबे पंजाब में जब मुस्लिम फातिहीन आए, उनका लश्कर आया, तो यहाँ पर जो जबान बोली जाती थी वो फारसी जबान बोली जाती थी। और फारसी जबान के मेल मिलाप से, मकामी बोलियों से एक नई जबान का वजूद व एक नई जबान पैदा हुई जिसे मुख्तलिफ नामों से याद किया जाता रहा है। इसीलिए दलील दी गई कि हिंदो पाक में मुस्लिम फातिहीन की आमद की वजह से उर्दू की इब्तिदा हुई। इस पर तमाम मुहक्किकीन का इजमा है, तमाम मुहक्किकीन इस बात को तस्लीम करते हैं। और बुनियादी इस्तिदलाल ये है कि उर्दू जबान का आगाज मुसलमान फातिहीन की हिंद में आमद और मकामी लोगों से मेल जोल और मकामी जबान पर असरात व तासुर से हुआ और एक नई जबान मारिज़े वजूद में आई जो बाद में उर्दू कहलाई। तो ये बेस है, ये खाका है, ये ढांचा है, इस पर आप कमान हासिल करें, इस नजरिए को याद रखें। अब आइए देखते हैं
दक्कन में उर्दू का जो नजरिया पेश किया गया है। प्रोफेसर नसीरुद्दीन हाशमी उर्दू जबान का सुराग दक्कन में लगाते हैं। उनका बुनियादी इस्तेदलाल ये है कि तुलु इस्लाम से बहुत पहले अरब हिंदुस्तान में मालाबार के साहिलों पर बगर्ज तिजारत आते थे। कल के लेसन में हमने इस बात का तस्करा किया था कि अरब के और हिंदुस्तानियों के ताल्लुकात बहुत ही खुशगवार थे, बड़े बेहतर मरासिम थे। अगर आप कुतुब अहादीस का मुतालिया करेंगे तो यहाँ पर एक राजा था, राजा जमोरन जिसका नाम था। उस राजा जमोरन ने शक्कुल कमर का जो मोजज़ा है, यानी पैगंबर इस्लाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगली के इशारे से चांद के जो टुकड़े किए थे, 2 टुकड़े किए थे, उस राजा जमोरन ने हिंदुस्तान में रहते हुए उस मोजज़े को देखा था और उसने इस वाक़े को अपने शाही रोजनामचे में तहरीर भी किया है। और वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए बादबानी कश्ती में सवार होकर अरब की जानिब रुखसत भी हुआ था, मगर जिंदगी ने वफा नहीं की और वो वहां तक नहीं पहुंच सका। तो ये वो उन तमाम तारीखी बातों के शवाहिद है, तारीखी हकायक है, कराइन है कि अरबों के और हिंदुस्तानियों के कैसे ताल्लुकात थे। अरब से वो लोग मसाला खरीदा करते थे, बल्कि एक हदीस पाक भी है या मफहूम है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि मुझे हिंद के जानिब से खुशबुए मोहब्बत महसूस होती है, इश्कों की हवा महसूस होती है। इसके हवाले से आप मजीद तफसीलात आगे किताबों में पढ़ सकते हो। मुझे सिर्फ यहाँ ये बताना मकसूद है कि अरबों के और हिंदुस्तान के ताल्लुकात बहुत मजबूत थे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर ही में हिंदुस्तान में मुसलमानों के काफिले आ चुके थे। किस गर्ज से? तिजारत की गर्ज से। तिजारत के जिम्न में उनके ताल्लुकात मकामी लोगों से यकीनन होते थे। जाहिर सी बात है, जब कोई आदमी बिजनेस के लिए आ रहा है तो आपसी बातचीत तो होगी और रोजमर्रा की गुफ्तगू और लेन देन के मामलात में यकीनन उन्हें जबान का मसला दरपेश आता होगा, इसलिए कि यहाँ पर अरबी जबान नहीं बोली जाती थी और अरब के यहाँ पर हिंदुस्तान में राइट जबानें नहीं बोली जाती थी। इसी मेल मिलाप और इख्तिलात व इर्तिबात की बुनियाद पर नसीरुद्दीन हाशमी ने ये नजरिया तरतीब दिया कि उस कदीम जमाने में जो जबान अरबों और दक्कन के मकामी लोगों के माबैन मुश्तरक वसीले इजहार करार पाई, वो उर्दू की इब्तिदाई सूरत है। यानी इस मेल मिलाप की वजह से, इस इख्तिलात की वजह से, इस इर्तिबात की वजह से अरबों के दरमियान और दक्कन के बाशिंदों के दरमियान जो वसीले इजहार के लिए एक मुश्तरक एक जबान करार पाई, एक नई जबान का वजूद हुआ जो कि उर्दू की इब्तिदाई सूरत थी। अब जदीद नजरियात सामने आ गए हैं, इसलिए इस नजरिए को झुटलाया भी जा रहा है, तरदीद भी की जा रही है और दलाइल भी पेश किए जा रहे हैं। अब क्या दलाइल निकलकर सामने आ रहे हैं उसे देख लेते हैं। डॉक्टर गुलाम हुसैन मस्कुरा नजरिए की तरदीद करते हैं। मस्कुरा नजरिया कौन सा? जो नसीरुद्दीन हाशमी ने बयान किया कि अरबों और हिंदुस्तानियों के मेल मिलाप से जो नई जबान वजूद में आई वो उर्दू की इब्तिदाई सूरत थी, उसकी तरदीद करते हैं। किन लफ्जों में तरदीद करते हैं? इसी तरह देखा जाए तो जुनूबी हिंद के मकामी लोगों के साथ अरबों के ताल्लुकात बिल्कुल इब्तिदाई और तिजारती नौयत के थे। अरब ताजिरों ने कभी यहाँ मुस्तकिल तौर पर कयाम नहीं किया। ये लोग बगैर तिजारत आते, यहाँ से कुछ सामान खरीदते और वापस चले जाते। तुलुए इस्लाम के साथ ये अरब ताजिर माले तिजारत की फरोख्त और अशियाए जरूरत के तबादले के साथ साथ तबलीग इस्लाम भी करने लगे। इससे ताल्लुकात की गहराई तो यकीनन पैदा हुई, मगर ताल्लुकात इस्तवारी और मजबूती के उस मकाम तक नहीं पहुंच सके जहां एक दूसरे का वजूद नागुजीर होकर यगानत के मजबूत रिश्तों का बाइस बनता है। साफ जाहिर है कि ऐसी सूरत में वो नजदीकी और कुर्ब पैदा न हो सका जहां जबान में अजनबियत कम होकर एक दूसरे में मदगम हो जाने की कैफियत जाहिर होती है। इसलिए कहा जा सकता है कि अरबों के ये तिजारती व मकामी ताल्लुकात
लिसानी सतह पर किसी बड़े इनकलाब की बुनियाद ना बन सके। अलबत्ता फिक्री सतह पर उनके असरात के नताइज से इनकार नहीं है। ये नजरिया डॉक्टर गुलाम हुसैन का है, लेकिन जब आप दक्कन में उर्दू नामी किताब पढ़ोगे नसीरुद्दीन हाशमी की, तो अक्ल के दरीचे खुल जाएंगे। कितने दलाइल उन्होंने वहां पर पेश किए हैं। अब आइए एक और नजरिया देख लेते हैं, सिंध में उर्दू। ये नजरिया सैयद सुलेमान नदवी का है, जिसके तहत उनका ख्याल है कि मुसलमान फातिहीन जब सिंध पर हमला आवर हुए, अब सिंध पर कौन कौन आए? सिंध पर आए थे मोहम्मद बिन कासिम, हज्जाज बिन यूसुफ के ये भतीजे या भांजे थे। उससे पहले भी यहाँ पर बुदैल बिन तहफा आ चुके थे, अब्दुल्ला इब्न नबहान आ चुके थे। मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ लोग यहाँ पर आते रहे हैं। हजरत फारूक आजम के दौर में बागबानी कश्तियों पर सवार होकर एक बड़ा काफिला यहाँ पर लंगर अंदाज हो चुका था। मुख्तलिफ तारीखी रिवायतें हैं, आप उन्हें पढ़ सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ हम सिलेबस की हद तक की बातें डिस्कस कर रहे हैं। तो सैयद सुलेमान नदवी का क्या ख्याल है कि मुसलमान फातिहीन जब सिंध पर हमला आवर हुए और यहाँ कुछ अरसे तक उनकी बाकायदा हुकूमत भी रही, उस दौर में मकामी लोगों के इख्तिलात व इर्तिबात के नतीजे में जो जबान वजूद पजीर हुई वो उर्दू की इब्तिदाई शक्ल थी। बिल्कुल वही ख्याल नसीरुद्दीन हाशमी का है, जगह का इख्तिलाफ है। नसीरुद्दीन हाशमी ने दक्कन के एरिये को अपनी बात का मौज़ू सुखन बनाया और सैयद सुलेमान नदवी ने सिंध के इलाके को। उनका ख्याल है कि मुसलमान सबसे पहले सिंध में पहुंचे, इसलिए करीन कयास यही है कि जिसको हम आज उर्दू कहते हैं उसका हौला इसी वादी सिंध में तैयार हुआ होगा। इसमें शक नहीं कि सिंध में मुसलमानों की तहजीब व मुआशरत और तमद्दुन व कल्चर का असर मुस्तकिल असरात का हामिल है। मकामी लोगों की जबान, लिबास और रहन सहन में देरपा और वाज़े तगय्युरात सामने आए हैं, बल्कि अरबी जबान और तहजीब के असरात सिंध में आज तक देखे और महसूस किए जा सकते हैं। आज सिंधी जबान में अरबी के अल्फाज की तादाद पाकिस्तान और हिंदुस्तान की दूसरी तमाम जबानों की निस्बत ज्यादा है। उसका रस्मुल खत भी अरबी से बिला वास्ता तौर पर मुतासिर है। तो ये नजरिया पेश किया सैयद सुलेमान नदवी ने सिंध के हवाले से। अरबी असरात की गहराई का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि बाज मौरिखीन के नजदीक दूसरी जबानों में जहां देसी जबानों के अल्फाज मुस्तआमल है, वहां सिंधी में अरबी अल्फाज आते हैं। मिसाल के तौर पर सिंधी में पहाड़ को बसल कहते हैं, जबकि अरबी में जबल कहा जाता है। यानी ऐसे बहुत सारे अल्फाज हैं जो अरबी जबान के सिंधी जबान में शामिल है, और ये अल्फाज की तब्दीली, अल्फाज की हेरा फेरी उस वक्त अमल में आई जब सिंध के इलाके में मुसलमान लोग आबाद हो गए और आपस में तबादला ख्याल हुआ। इसलिए सैयद सुलेमान नदवी ने ये दलील पेश की है कि सिंध में उर्दू का हौला तैयार हुआ है। लेकिन डॉक्टर गुलाम हुसैन का कहना है कि इस बारे में कतइयत से कुछ नहीं कहा जा सकता। इब्तिदाई फातिन अरब थे जिनके खानदान यहाँ आबाद हो गए। 9वीं सदी में जब ईरान में सफारियों का इक्तदार हुआ तो ईरानी असरात सिंध और मुल्तान पर हुए। अब ये बात कहाँ चली गई? अब ये बात 1000 ईस्वी के बाद की बजाय पहले आ गई 9वीं सदी में, कि ईरान में जब सफारी काबिज हो गए इक्तदार पर, तो उसी दरमियान ईरानी असरात सिंध और मुल्तान पर वाक़े हो गए। इस अरसे में कुछ अरबी और फारसी अल्फाज का इंजज़ाब यानी मिल जाना, जैसे कि जबल और बसल अभी हमने देखा, तो अल्फाज का मिल जाना मकामी जबानों में जरूर हुआ होगा। इससे किसी नई जबान की इब्तिदा का कयास शायद दुरुस्त नहीं होगा। देखिए, दलाइल भी निकल कर आ रहे हैं और तरदीद भी निकल कर सामने आ रही है। हमें सबको पढ़ना है इम्तिहानी नुक्ते नजर से। इस दौर के बाज सयाहों ने यहाँ अरबी, फारसी और सिंधी के रिवाज का जिक्र जरूर किया है, मगर उन बयानात से बात वाज़ेह नहीं होती कि यहाँ किसी नई मखलूत जबान का वजूद भी था।
अलबत्ता कयास किया जा सकता है कि सिंधी और मुल्तानी में अरबी और फारसी की आमेजिश हुई होगी। इस आमेजिश का हवाला कयास करना कहाँ तक मुनासिब है, खातिर ख्वाह मवाद की अदम मौजूदगी में इसका फैसला करना दुश्वार है। तो ये कुछ तरदीद निकलकर सामने आई थी। अब कल के लेसन में हम पंजाब में उर्दू के नजरिए को देखने की कोशिश करेंगे। बने रहे हमारे चैनल के साथ। खुदा हाफिज। हाय फ्रेंड्स, नूरी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर एक मरतबा आपका फिर इस्तकबाल किया जाता है। तारीख़ ज़बान उर्दू पर ये आज का हमारा तीसरा लेसन है। इससे पहले की 2 वीडियो में हिंदुस्तान में उर्दू ज़बान, दक्कन में उर्दू ज़बान का नज़रिया, सिंध में उर्दू ज़बान का नज़रिया, इन नुकात पर हमने सैर हासिल गुफ्तगू आपके सामने पेश की है। आज के इस लेसन में पंजाब में उर्दू, दिल्ली में उर्दू, इसी के साथ साथ लिसानियात से मुतालिक जो अहम किताबें हैं, कौन कौन सी किताब है, उनके मुसन्निफीन का नाम क्या है, उर्दू के इब्तिदाई नाम कौन कौन से है, और अब तक उर्दू ज़बान के हवाले से जो पैदाइशी नज़रियात पेश किए गए हैं उसको इस लेसन में हम आपके सामने पेश करेंगे। तो पेशे खिदमत है आपके सामने तारीख़ ज़बान उर्दू का ये तीसरा लेसन। पंजाब में उर्दू, ये नज़रिया पेश किया है डॉक्टर हाफिज महमूद शेरानी ने। उन्होंने अपने गहरे लिसानी मुताले और ठोस तहकीकी बुनियादों पर पंजाब में उर्दू का नज़रिया कायम किया है। उर्दू की इब्तिदा पंजाब में हुई। इस ख्याल के मुताबिक उर्दू की इब्तिदा उस ज़माने में हुई जब सुल्तान महमूद गजनवी और शहाबुद्दीन गौरी हिंदुस्तान पर बार बार हमले कर रहे थे। इससे पहले के लेक्चर में भी हमने आपको बताया था कि उर्दू ज़बान की तारीख समझने के लिए हिंदुस्तान की तारीख से शनासाई होना ज़रूरी है, और पंजाब में उर्दू की पैदाइश का नज़रिया उस वक्त वजूद में आता है जब सुल्तान महमूद गजनवी और शहाबुद्दीन गौरी हिंदुस्तान पर हमलावर हो रहे थे। इन हमलों के नतीजे में फारसी बोलने वाले मुसलमानों की मुस्तकिल हुकूमत पंजाब में कायम हुई, और दिल्ली की हुकूमत के क़याम से तकरीबन 200 साल तक ये फातिहीन पंजाब में क़याम पजीर रहे। इस तवील अरसे में ज़बान का बुनियादी ढांचा सूरत पजीर हुआ, यानी 200 साल के अरसे में जो ये मुस्लिम फातिहीन के साथ फौज आई थी जो कि पर्शियन बोलते थे, उनके पंजाब में रहने की वजह से ज़बान का जो बुनियादी ढांचा था, जो बेसिक स्ट्रक्चर था, वो तश्कील नुमा हुआ, वो कायम हुआ। और इस नज़रिए की सदाकत के लिए बतौर दलील के हाफिज महमूद शेरानी साहब ने बहुत सारे शोराए किराम का कलाम पेश किया है, जिसमें उर्दू ज़बान के इब्तिदाई नुकूश नजर आते हैं, जिसमें पंजाबी, फारसी और मकामी बोलियों के असरात से एक नई ज़बान की इब्तिदाई सूरत नजर आती है। यानी उन्होंने जिन शोराए किराम के अशार को पेश किया है उसका तज्जिया किया जाए, उसका एनालिसिस किया जाए, उस पर गौर किया जाए, तहकीक की जाए, तो इस बात का खुलासा होता है कि उन अशार में पंजाबी ज़बान के असरात भी पाए जाते हैं, फारसी ज़बान के असरात भी पाए जाते हैं, और जो मकामी बोलियां बोली जाती थी उसके अल्फाज की कसरत भी पाई जाती है। और इन चारों ज़बानों के मेल मिलाप से एक नई ज़बान की इब्तिदाई सूरत का वजूद अमल में आया। इस हवाले से डॉक्टर गुलाम हुसैन जुल्फ़िकार लिखते हैं कि सुल्तान महमूद गजनवी की फतुहात के साथ साथ बर्र सगीर की तारीख का एक नया दौर शुरू हुआ। फतुहात का यह सिलसिला सन ईस्वी 1000 से 1026 तक जारी रहा। पंजाब और सिंध के अलावा कन्नौज, गुजरात, सोमनाथ, मथुरा और कालंजर तक फातिहीन के कदम पहुंचे, लेकिन
محمود غزنوی نے ان سب مفتوحہ علاقوں کو اپنی سلطنت میں شامل نہیں کیا، البتہ 1025 میں لاہور میں اپنا نائب مقرر کر کے پنجاب کو اپنی قلمرو میں شامل کر لیا۔ یہاں پر ڈاکٹر غلام حسین ذوالفقار کا یہ کہنا ہے کہ سن عیسوی 1000 سے 1026 تک فتوحات کا یہ سلسلہ محمود غزنوی کے ذریعے جاری تو رہا، مگر انہوں نے مفتوحہ علاقوں کو اپنی قلمرو میں اپنی سلطنت میں شامل نہیں کیا، البتہ 1025 میں لاہور شہر کو انہوں نے اپنی مملکت میں شامل کیا اور ساتھ ہی ساتھ وہاں پر اپنا نائب بھی مقرر کر لیا۔ نئے فاتحین میں ترک اور افغان شامل تھے۔ غزنوی عہد میں مسلمان کثیر تعداد میں پنجاب میں آباد ہوئے۔ اسی کے ساتھ علماء اور صوفیہ نے یہاں آ کر رشد و ہدایت کے مراکز قائم کیے اور تبلیغ دین کا سلسلہ شروع کیا، جس کے نتیجے میں مقامی باشندے اس مذہب کے دامن سے وابستہ ہونے لگے اور اس سماجی انقلاب کا اثر یہاں کی زبان پر بھی پڑا۔ گویا کہ ڈاکٹر غلام حسین کی زبانی وہ اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ نائب مقرر کرنے کے سبب سے علماء اور صوفیہ کی رشد و ہدایت اور تبلیغ دین کی سبب سے یہاں پر زبان کے اثرات کا وجود ہوا اور پھر لوگوں کے گھلنے ملنے میل ملاپ سے اختلاط سے بول چال کی ایک نئی زبان کا وجود ہوا، کیونکہ فاتحین نے پنجاب میں آباد ہو کر یہاں کی زبان کو بطور بول چال کے اختیار کیا۔ اس طرح غزنوی دور میں مسلمانوں کی اپنی زبان عربی، فارسی اور ترکی کے ساتھ ایک ہندوی زبان کے خد و خال نمایاں ہوئے۔ یہ نظریہ پنجاب میں اردو کے حوالے سے ڈاکٹر غلام حسین ذوالفقار نے پیش کیا ہے۔ مسلمان تقریباً 250 سال تک پنجاب میں موجودہ سرحدی صوبہ اور سندھ میں شامل تھے اور یہاں پر حکمراں بھی رہے۔ 1193 میں قطب الدین ایبک کے لشکروں کے ساتھ مسلمانوں نے دہلی کی طرف پیش قدمی کی اور چند سالوں کے بعد ہی سارے شمالی ہندوستان پر مسلمان قابض ہو گئے۔ اب لاہور کی بجائے دہلی کو دارالخلافہ کی حیثیت حاصل ہو گئی، تو لازماً مسلمانوں کے ساتھ یہ زبان جو اس وقت تک بول چال کی زبان کا درجہ حاصل کر چکی تھی، ان کے ساتھ ہی دہلی کی طرف سفر کر گئی۔ تو یہ 200 سال تک جو مسلم فاتحین پنجاب میں رہے، اور پنجاب سے مراد آج کا صوبہ پنجاب نہیں بلکہ وہ کافی بڑا اور وسیع علاقہ تھا جس میں سرحدی صوبہ اور سندھ کے علاقے شامل تھے۔ کافی زرخیز اور بڑا علاقہ تھا ماضی میں، اس پنجاب کی بات یہاں پر کی جا رہی ہے۔ تاریخی اور سیاسی واقعات اور شواہد کے علاوہ پروفیسر محمود خان شیرانی اردو اور پنجابی کی لسانی شہادتوں اور مماثلتوں سے دونوں زبانوں کی قریبی روابط اور تعلق کو واضح کر کے اپنے اس نظریے کی صداقت پر زور دیتے ہیں کہ اردو کا آغاز پنجاب میں ہوا۔ یعنی محمود شیرانی صاحب صرف تاریخی واقعات اور سیاسی حالات ہی پر نہیں بلکہ لسانی شہادتوں اور مماثلتوں کی بنیاد پر بھی اس نظریے کو دلیل بخشتے ہیں کہ اردو کی پیدائش پنجاب میں ہوئی۔ بطور دلیل وہ فرماتے ہیں کہ اردو اپنی صرف و نحو میں پنجابی اور ملتانی کے بہت قریب ہے۔ دونوں میں اسماء و افعال کے خاتمے میں الف آتا ہے اور دونوں میں جمع کا طریقہ مشترک ہے، یہاں تک کہ دونوں میں جمع کے جملوں میں نہ صرف جملوں کے اہم اجزاء بلکہ ان کے توابعات و ملحقات پر بھی ایک باقاعدہ جاری ہے۔ دونوں زبانیں تذکیر و تانیث کے قواعد، افعال مرکبہ و توبے میں متحد ہے۔ پنجابی اور اردو میں 60% سے زیادہ الفاظ مشترک ہے، یعنی وہ یہ بتاتے ہیں کہ پنجابی اور اردو میں 60% سے زیادہ ایسے الفاظ ہیں جو کہ مشترک ہے۔
प्रोफेसर सुनीति कुमार चटर्जी ने भी पंजाब में मुसलमान फातिहीन के मुआशरती और नस्ली इख्तिलात का जिक्र किया है और डॉक्टर मोहिउद्दीन कादरी जोर के नुक्ते नजर की तायीद की है। उनके ख्याल में कुदरती तौर पर मुसलमानों ने जो जबान इब्तिदान इख्तियार की वो वही होगी जो उस वक्त पंजाब में बोली जाती थी। वो कहते हैं कि मौजूदा जमाने में पंजाबी जबान खास तौर पर मशरकी पंजाब और यूपी के मगरबी अजला की बोलियों में कुछ ज्यादा इख्तिलाफ नहीं और ये फर्क 800-900 साल पहले तो और भी ज्यादा कम होगा। इस बात का भी इम्कान है कि वस्ती और मशरकी पंजाब और मगरबी यूपी में उस वक्त करीबन मिलती जुलती बोली राइज हो। प्रोफेसर मौसूफ हाफिज महमूद शिरानी की उस राय से भी मुत्तफिक दिखाई देते हैं कि पंजाब के लिसानी असरात का सिलसिला बाद में भी जारी रहा। हाफिज महमूद शिरानी की तालीफ पंजाब में उर्दू की इशाअत के साथ ही मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद के नजरिए की तरदीद हो गई, जिसमें उस जबान की इब्तिदा के बारे में उर्दू का रिश्ता ब्रिज भाषा से जोड़ते हैं। पंजाब में उर्दू का नजरिया खासा मकबूल रहा, मगर पंडित ब्रिज मोहन दातरिया कैफी की तालीफ कैफिया के मंजर आम पर आने से ये नजरिया जरा मशकूक सा हो गया। मगर खुद पंडित मौसूफ उर्दू की इब्तिदा के बारे में कोई कतई और हतमी नजरिया ना दे सके, यूं हाफिज महमूद शिरानी की नजरिए की अहमियत ज्यादा कम ना हुई। अब आइए देख लेते हैं दिल्ली में उर्दू का जो नजरिया है उसके हवाले से क्या कुछ कहा जाता है। दिल्ली में उर्दू के हामिल मुहक्किकीन अगरचे लिसानियात के उसूलों से बाखबर है, मगर उर्दू की पैदाइश के बारे में पंजाब को नजरअंदाज करके दिल्ली और उसके नवाह को मरकजी हैसियत देते हैं। लेकिन दिल्ली और उसके नवाह की मरकजियत उर्दू जबान की नशोनुमा और इर्तिका में तो मानी जा सकती है, इब्तिदा और आगाज में नहीं। अलबत्ता इन इलाकों को उर्दू के इर्तिका में यकीनन नुमाया अहमियत हासिल है। दिल्ली और उसके नवाह को उर्दू का मुअल्लद व मुअस्कन करार देने वालों में डॉक्टर मसूद हुसैन और डॉक्टर शौकत सब्जवारी नुमाया है। वो इस बारे में लिखते हैं कि ये समझ में नहीं आता कि उर्दू की इब्तिदा का मुसलमानों से या सरजमीन हिंद में उनके सियासी इक्तदार के कयाम और इस्तेकाम से क्या ताल्लुक है। उर्दू मेरठ और दिल्ली की जबान है, इसके लिए किसी सबूत की जरूरत नहीं। हमें अच्छी तरह मालूम है कि उर्दू अपने हार सिंगार के साथ दिल्ली और यूपी के मगरबी अजला में बोली जाती है, लेकिन हमें यह मालूम नहीं कि इस जबान का आगाज उन्हीं अजला में हुआ या किसी और मकाम में जहां से उसे दिल्ली और यूपी के मगरबी अजला में लाया गया। इन नजरियात के अलावा मीर अमन सरसैयद और मोहम्मद हुसैन आजाद ने भी कुछ नजरियात अपनी तसानीफ में पेश किए हैं, लेकिन ये नजरियात मुत्तफका तौर पर हकीकत से दूर है और जिनके पेश कुनंदगान फुकदान तहकीक का शिकार है। ये तो अब तक की हमने बातें कि मुहक्किकीन ने, लिसानियात के माहिरीन ने जो अलग अलग आरा और ख्यालात पेश किए हैं उर्दू जबान और अदब की पैदाइश के हवाले से। अब आइए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं कि आपको कौन कौन सी किताबें पढ़नी है। सभी किताबें पढ़ना जरूरी नहीं है, अलबत्ता ख्याल मजबूत करने के लिए आपको इसमें से एक दो किताबें जरूर पढ़ लेनी चाहिए। पहली किताब है नसीरुद्दीन हाशमी की दक्कन में उर्दू, महमूद शेरानी की पंजाब में उर्दू, मसूद हुसैन खां की मुकदमा तारीख ज़बान उर्दू, गोपी चंद नारंग की दो किताब है उर्दू ज़बान और लिसानियात, उर्दू की तालीम के लिसानी पहलू। बेमजान मुतरजिम है प्रोफेसर सैयद एहतशाम हुसैन, उनकी काफी अहम किताब है हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका। शौकत सब्जवारी की किताब है उर्दू लिसानियात, एहतशाम हुसैन की किताब है उर्दू की कहानी। इसी तरह
مرزا خلیل احمد بیگ کی کتاب ہے اردو زبان کی تاریخ، اردو کی لسانی تشکیل اور لسانی تناظر، یہ 3 کتابیں ہیں مرزا خلیل احمد بیگ کی۔ گیان چند جین کی کتاب ہے عام لسانیات اور لسانی مطالعے۔ ڈاکٹر محی الدین قادری زوڑ نے ہندوستانی لسانیت کے نام سے مختصر میں بڑی ہی اہم کتاب تحریر کی ہے۔ شمس الرحمان فاروقی کی کتاب ہے اردو کا ابتدائی زبانہ۔ رشید حسن خان کی کتاب ہے زبان اور قواعد، اردو کیسے لکھیں، اردو املا۔ ڈاکٹر شوکت سبزواری نے کتاب لکھی ہے داستان زبان اردو، اور خورشید احمد صدیقی کی کتاب ہے اردو کی لسانی تاریخ۔ دیکھیے جتنے بھی نظریات نکل کر آئے ہیں وہ انہی کتابوں سے نکل کر آئے ہیں، اور ایگزام میں انہی کتابوں کے حوالے سے سوالات بھی پوچھے جاتے ہیں۔ اردو کے ابتدائی ناموں کی بات کی جائے تو پہلے سے ہندی کہا گیا، پھر ہندوی کہا گیا، بعض لوگوں نے ہندی اور اردو کو ایک ہی زبان کی شاخ کہا گیا۔ آپ پہلے لیکچر کو سنیں گے تو یہ کلیئر ہو جائے گا۔ اسے زبان دہلوی بھی کہا گیا، گجری کہا گیا، لشکری کہا گیا، دکنی کہا گیا، اردو مولا اور ریختہ، یعنی اتنے زبانوں سے اسے مختلف اوقات میں یاد کیا جاتا رہا ہے۔ پیدائش کے متعلق مختلف نظریات کی بات کی جائے تو دکن میں اردو، یہ نظریہ نصیر الدین ہاشمی نے پیش کیا ہے۔ اردو پنجاب میں پیدا ہوئی، اس نظریے کے بانی حافظ محمود شیرانی ہے۔ اردو نوائے دہلی کی بولیوں سے نکلی ہے، پروفیسر مسعود حسین خان نے یہ نظریہ پیش کیا ہے۔ اردو ہریانوی زبان سے نکلی ہے، اس کے خالق ڈاکٹر محی الدین قادری زوڑ ہے۔ اردو کا حیولہ وادی سندھ میں تیار ہوا، اس کے خالق سید سلیمان ندوی ہے۔ اسی کے ساتھ اردو کی جنم بھومی اڑیسہ ہے، ڈاکٹر بخاری کا یہ خیال ہے۔ اردو برج بھاشا سے نکلی، محمد حسین آزاد ایسا تسلیم کرتے ہیں۔ اردو کھڑی بولی سے نکلی، شوکت سبزواری کا ایسا ماننا ہے۔ اردو مگدی زبان سے نکلی، اختر اورندوی نے یہ کہا ہے، اور اردو دہلی کی زبان ہے، یہ سر سید احمد خان کا نظریہ ہے۔ تو یہ کچھ آراء اور خیالات تھے اردو زبان کی پیدائش کے متعلق، جسے ہم نے ایک ایک کر کے 3 ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے پیش کیا۔ اگر پاسبل رہا تو تینوں ویڈیو کی کمپائل ویڈیو ہم اپنے چینل پر اپلوڈ کریں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ تحقیق و تدوین کے حوالے سے بھی ہمارے لیکچرز عنقریب آنے والے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور کیا کچھ کیا جانا چاہیے، کیا ترمیم ہونی چاہیے، کتنے چینجز ہونے چاہیے، وہ کمنٹ باکس کے ذریعے سے ہمیں مطلع کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں۔ خدا حافظ۔